हाय, मेरा नाम साहिल है और आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी वीक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपने वीक 1 नहीं कवर किया है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फरवरी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वीक 1 में क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 245 तक थे और इस वीडियो में 246 ऑनवर्ड्स है। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगा हर वीडियो की तरह कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्या पता जो क्वेश्चन स्किप कर दिया हो वो एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 246। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 246। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेटिवली यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो पहले तो मैं बता दूं कि ये रेपो रेट होता क्या है। दोस्तों, रेपो रेट उस रेट को बोला जाता है जहां पर जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। या इन इन केस दूसरे तरीके से अगर इसको बोला जाए तो उस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स मनी बोरो करती है सेंट्रल बैंक से और प्लेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। और हमें बताना है कि आरबीआई ने करंट रेपो रेट कितना मेंटेन किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल से लगातार आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है और वो रखा है इन्होंने 6.5%। और ऐसा इसलिए किया किया गया है क्योंकि जो आरबीआई का टारगेट रेट है रिटेल इन्फ्लेशन, वो अभी भी इनके टारगेट रेट 4% से ज़्यादा ही है। और इसी के तहत ये डिसीजन लिया गया है कि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए जो रेपो रेट है उसको 6.5% ही रहने देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर कौन है? तो करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास। और इन्होंने ही प्रोजेक्ट किया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है फॉर द करंट फिजिकल ईयर वो 5.4% है और जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है उसके लिए 4.5%। और हमें बस ये याद रखना है कि जो करंट रेपो रेट मेंटेन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो किया गया है 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 247। क्वेश्चन नंबर 247। हु वन द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप इन द मेंस फ्रीस्टाइल 74 केजी कैटेगरी? तो दोस्तों, 74 केजी कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो द राइट आंसर इज नवीन मलिक। बहुत ही भयंकर मुकाबला हुआ था और इनका जो मुकाबला था वो यश तुशीर के साथ हुआ था। कॉन्टेस्ट के शुरू में ही यश तुशीर जो है उनका राइट एंकल में काफ़ी इंजरी आ गया था, फिर भी उन्होंने काफ़ी फाइट किया और जो लास्ट का रिजल्ट रहा था वो रहा था 5-4। और 5-4 से नवीन मलिक ने ये कॉन्टेस्ट जीता। बहुत ही भयंकर मुकाबला हुआ था, ये देखने वाला था। तो आपको खाली याद रखना है कि नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप मेंस फ्री स्टाइल में 74 केजी कैटेगरी में नवीन मलिक ने गोल्ड जीता। नवीन मलिक उसमें विनर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248। हु वन द 2024 टाटा स्टील चेस मास्टर्स? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी चाइनीज प्लेयर ने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जीता है, टाटा स्टील चेस मास्टर 2024। और उनका नाम है वी ये। वी ये। तो नाम मत भूलना, टाटा स्टील चेस मास्टर 2024 के विनर का नाम है वी ये। वी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249। हु वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड? तो हमें उस फोटोग्राफर का नाम बताना है जिन्होंने ये अवार्ड जीता। सो द राइट नेम इज नीमा सरीखाने। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं स्लीपिंग पोलर बेयर की। और जो सरीखाने जी हैं उन्होंने 3 दिन लगातार नॉवरेन आइलैंड में बिताए टू सर्च फॉर पोलर बेयर्स। और जो इनकी इमेज है उसको जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है आइस बेड। तो आप देख सकते हो कि बड़े आराम से ये पोलर बियर इस बर्फ की डाली पे आराम कर रहे हैं। और इसी इसी पिक के लिए इनको ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है। तो नाम मत भूलना, नीमा सारे खाने। और जो
इमेज का टाइटल है वो है आइस बेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नासा recently discovered super Earth 137 light years away. What is the name of the discovered exoplanet? तो दोस्तों नासा ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक सुपर अर्थ जो कि 137 लाइट ईयर्स अवे है हमारे यहाँ से, और हमें बताना है कि इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है। तो नाम मत भूलना, TOI 715b, TOI 715b। तो दोस्तों ये ऑर्बिट करता है स्मॉल रेड स्टार के अराउंड, और इसका जो साइज है ये 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे अर्थ से, और जो प्लैनेट की प्रॉक्सिमिटी है स्टार से वो रिजल्ट करता है इन अ शॉर्ट ईयर, जो कि 19 अर्थ डेज के बराबर है, 19 अर्थ डेज के बराबर है। तो खाली आपको याद रखना है कि एक सुपर अर्थ है जो कि 137 लाइट ईयर्स अवे है, और उसका नाम है TOI 715b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ढेर सारे चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 251। क्वेश्चन नंबर 251, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। तो दोस्तों ये नासा का एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नासा स्पेस सैटेलाइट? नासा के स्पेस सैटेलाइट का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्पेस सैटेलाइट स्पेस एक्स फैल्कन N9 रॉकेट के द्वारा, जो कि लॉन्च किया गया था केप कैनावेरल के थ्रू। और ये बताया गया है कि ये सैटेलाइट जो है वो एटलीस्ट 3 साल लगाएगा स्टडी करने में ओशंस एंड एटमॉस्फेयर टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज। तो ये 420 माइल 676 किलोमीटर्स अप से ये स्टडी करेगा ओशंस और एटमॉस्फेयर को, और काफ़ी वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट्स ऑन द प्लैनेट। तो इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक का, नासा का पे सैटेलाइट, और उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू स्टडी ओशंस एंड एटमॉस्फेयर टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट्स ऑन द प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252, विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बुक फेयर जो है वो नई दिल्ली में हो रहा है प्रगति मैदान में, और 10 से 18 फरवरी तक रहेगा, और अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर विजिट करना। और ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस साल का जो थीम है, वो है मल्टीलिंगुअल इंडिया, मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन, अ लिविंग ट्रेडिशन। तो ये इस साल का थीम है वर्ल्ड बुक फेयर का, मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। और सऊदी अरेबिया को चूज किया गया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, जो कि हाईलाइट करता है फेयर की इंटरनेशनल फोकस ऑन प्रमोटिंग डाइवर्स कल्चर्स एंड लिटरेचर। तो भूलना मत, विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? Saudi Arabia. And second thing, what is the theme of this year's World Book Fair? Multilingual India, a living tradition, a living tradition. तो अगर आपको मौका मिले ज़रूर विजिट करना न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान, और ये चल रहा है 10 से लेके 18 फरवरी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने थीम देखा वर्ल्ड बुक फेयर का, और यहाँ पर थीम पूछ रहा है वर्ल्ड पल्सिस डे का, वर्ल्ड पल्सिस डे का। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और 2018 में इन्होंने 10th फरवरी, याद रखना 10th फरवरी को डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे। क्योंकि इस दिन ये रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। और हमें बताना है कि इस साल का थीम क्या रहा। इस साल का थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस है आने के। तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे होता है, और जो इस साल का थीम है वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 254। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो बात होगी वो आईपीएल की होगी और चेन्नई सुपर किंग्स की होगी। और क्वेश्चन पूछा गया है, विच आईपीएल टीम हैज रिसेंटली सिक्योर्ड एतिहाद एयरवेज एज इट्स ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो भैया कौन सी आईपीएल टीम ने रिसेंटली एतिहाद एयरवेज को अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दिया है? तो द राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग्स। आप सबको दिख रही है येलो टी शर्ट्स। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपकी कौन सी फेवरेट आईपीएल टीम है? अगर तो चेन्नई है तो भाई साहब लिख दो वहाँ पर विसल पोड़ू, नो वरीज एट ऑल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इन्होंने अपना लोगो भी डिक्लेयर कर दिया है और अपनी जर्सी भी डिक्लेयर कर दी है। और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि 7 नंबर भाई अपना हमारे धोनी भाई की जर्सी है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जो एतिहाद है उन्होंने बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस किया है। और अब से जो ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से वो रहेंगी एतिहाद एयरवेज, एतिहाद एयरवेज। तो भूलना मत, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अब आपके लिए, क्योंकि अभी आईपीएल आने वाला है तो आपको ये जर्सी दिखेगी आराम से और वहाँ पर एतिहाद का लोगो भी दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255। तो दोस्तों ये आर्ट एंड लिटरेचर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस है कि आ सकेगा। व्हाट अवार्ड हैज रिसेंटली प्यारेलाल शर्मा रिसेंटली रिसीव्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा जी को नवाजा गया लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड के साथ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। इसी के साथ साथ इनको रिपब्लिक डे 2024 में को 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे के दिन इनको पद्मा भूषण से भी नवाजा गया है। तो इनको दो अवार्ड्स, एक लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड और दूसरा पद्मा भूषण जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये भी इनको रिसीव हुआ है। और इसी के चलते इनको दोनों अवार्ड से नवाजा गया है, पद्मा भूषण है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। तो इनको रिसेंटली ये दोनों अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फॉर व्हाट? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। ही इज म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा। आप सबने देखा होगा ये काफ़ी शोज़ में भी एज अ गेस्ट विजिट करते हैं और बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने हमारी इंडियन मूवी इंडस्ट्री को। तो बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी है, अगर नहीं मिला तो ज़रूर सर्च करना म्यूज़िक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ही इज नन अदर देन नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव। तो ये एक आईआरएस ऑफिसर है और इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट। तो काफ़ी मशहूर हैं ये और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट भी है और इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट। भूलना मत नाम, आईआरएस ऑफिसर है नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी मैंने इन्फ्लेशन रेट की बात की है रेपो रेट के साथ। और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट सेट बाय द आरबीआई फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो द राइट आंसर इज 4%। द राइट आंसर इज 4%। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ये चीज़ पॉइंट डिस्कस किया था कि क्या टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट किया हुआ है, तो वो है 4% बाय द आरबीआई फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर मैंने बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय भारत गैस टू रिवोल्यूशनाइज एलपीजी डिलीवरी। तो दोस्तों हमें उस इनिशिएटिव का नाम बताना है जो कि भारत गैस ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है टू रिवोल्यूशनाइज एलपीजी डिलीवरी। तो इन्होंने इसलिए किया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन एलपीजी डिलीवरी। और इन्होंने इस इनिशिएटिव के थ्रू काफ़ी एडवांस फीचर्स ऑफर्स किए हैं, जैसे कि डिलीवरी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो जाया करेगी, ओटीपी बेस्ड डिलीवरी है कि आपको ओटीपी मिलेगा और आप रिसीव करोगे और आप अपने तहत कोई भी प्रेफरेबल स्लॉट बुकिंग करवा सकते हो। और इस सिलेंडर्स के साथ साथ टेम्पर प्रूफ सील्स रहेंगी जिसमें क्यूआर कोड्स होगा जो कि वेरीफाई करेगा वेट एंड इंटीग्रिटी।
और इस इनिशिएटिव का नाम है प्योर फॉर श्योर, प्योर फॉर श्योर। इन शॉर्ट जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने बोला है कि काफ़ी एफिशिएंसी से एलपीजी डिलीवरी हुआ होगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा। और आपको क्या याद रखना है कि भारत गैस के द्वारा उस इनिशिएटिव का नाम क्या है टू रेवोल्यूशनाइज एलपीजी डिलीवरी, दैट इज प्योर फॉर श्योर, प्योर फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। Question number 259. Who recently became the first ever player to score a double century in one day international for Sri Lanka? तो भैया ये पूछा गया है कि श्रीलंका के तरफ से किसने डबल सेंचुरी की है वनडे इंटरनेशनल्स में। तो द राइट आंसर इज प्रथम निशंका। अगर आप क्रिकेट के अच्छे खासे फैन हो तो हम सबको पता है कि हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने डबल सेंचुरी किया हुआ है, फिर रोहित शर्मा जी ने डबल सेंचुरी किया हुआ है, सहवाग जी ने डबल सेंचुरी किया हुआ है, उसके बाद क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी किया हुआ है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी किया था और अपनी टीम को वो मस्ट विन मैच जितवाया था। और अब श्रीलंका के लिए एक नए खिलाड़ी ने ये कारनामा कर दिया है और उसका नाम है प्रथम निशंका, प्रथम निशंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 260 से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने वहाँ पर ढेर सारे नाम बोले जिन्होंने सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज क्रिएट की है वनडे इंटरनेशनल में, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो कि न्यू जनरेशन्स में भी दो नाम हैं, मैंने वो स्किप कर दिए और मैं चाहता हूँ कि आप उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो दो यंगस्टर्स कौन है जिन्होंने डबल सेंचुरीज की हुई है हमारे इंडिया के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। पूछ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट। मतलब एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एसईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है रवि कुमार झा, रवि कुमार झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261 दोस्तों क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। What does Swati stand for in the context of the initiative launched by the Government of India? तो दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्वाति। स्वाति मीन्स साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम। स्टेम मतलब मैं आपको बता दूं कि इस इनिशिएटिव का एम क्या है। इस इनिशिएटिव का एम है टू एम्पावर इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स इन स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड्स मतलब एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स एंड एम फॉर मेडिसिन। तो ये इस इनिशिएटिव से ये इंडियन वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं इन स्टेम फील्ड्स। तो एस से फिर से मैं बोल देता हूँ, एस फॉर साइंस, T for technology, E for engineering, M for mathematics and M for medicine। तो स्वाति इनिशिएटिव इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चांसेस हैं आने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 262। क्वेश्चन नंबर 262 तो दोस्तों इन सबका इसका आंसर हम सबको पता है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 मेंस कैटेगरी में किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19। तो इन्होंने हराया किसको है ये भी हम सबको पता है। स्पोर्ट्स है, चलता है, थोड़ा सा इमोशनल हम लोग भी हैं। तो इन्होंने इंडिया के अंडर 19 को फाइनल में हराया। और हम सबको पता है कि मेंस आईसीसी टूर्नामेंट 50 ओवर गेम जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था लास्ट ईयर, और तब भी हम इंडियंस को ही हार का सामना करना पड़ा। बट एनीवेज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था उसमें, 10 लगातार मैच जीते थे और फाइनल हार गए थे। और यहाँ पर भी जो इंडियन अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड इन द फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बट हार्ड लक टू देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263, which company secured the top position for climate actions and environmental performance in assessments by 4 global rating agencies? तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि ये 4 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, और इसमें 2 कंपनी के नाम है। मैं दोनों कंपनी के नाम बताता हूं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी का नाम है
इनफैक्ट 2 कंपनी का नाम है, यहाँ पर भी दे रखा है और उन कंपनीज़ के नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड। इन दोनों कंपनी ने सिक्योर किया है टॉप पोज़ीशन फॉर क्लाइमेट एक्शंस एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। और ये जो असेसमेंट्स हैं, ये 4 कंपनीज़ के द्वारा दिया जाता है और वो 4 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ हैं सीडीपी, एस&पी, सस्टेनालिटिक्स एंड मूडीज़। इन 4 कंपनीज़ के द्वारा, इन 4 एजेंसीज़ के द्वारा रेटिंग्स दी जाती है। इनके द्वारा ये पोजीशन सिक्योर करने वाली 2 कंपनीज़ बनी हैं, एक अदानी पोर्ट्स और दूसरी बनी है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड। और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में इनकी जो असेसमेंट्स थी वो बहुत ही अच्छी रही हैं और इसी के चलते इन दोनों कंपनीज़ को इनको टॉप पोजीशन मिला है फॉर क्लाइमेट एक्शंस एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन असेसमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 264 important question guys. Who became Tamil Nadu's first trans train ticket examiner, first TTE? तो दोस्तों कन्याकुमारी ट्रांस वुमन, हर नेम इज सिंधु गणपति एंड शी बिकेम तमिलनाडुज फर्स्ट ट्रांस टीटीई। इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनका जो हाथ था वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण इनको नॉन टेक्निकल रोल में ट्रांजिशन कर दिया गया। और ये एक तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगी और काफ़ी अब होपफुल रहेंगी फॉर ब्राइट फ्यूचर फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और अच्छी बात है। और आपको क्या याद रखना है, आपको नाम याद रखना है फर्स्ट ट्रांस टीटी इन तमिलनाडु स्टेट, कन्याकुमारी ट्रांस वुमेन सिंधु गणपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 265। क्वेश्चन नंबर 265, which organization awarded the KPP Nambiar Award to ISRO chairman S सोमनाथ? तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको पहले ही पता लगी कि इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है। इसरो के चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ और इनको हाल ही में अवार्ड दिया गया है केपीपी नाम्बियार अवार्ड। और हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, हम सब ने सुना हुआ है कि इसरो ने लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चंद्रयान-3 लॉन्च किया था और इसी के चलते हुए इस प्रोग्राम में इनका काफ़ी की रोल था और एस सोमनाथ जी को इसी के चलते हुए IEEE केरला सेक्शन के द्वारा केपीपी नाम्बियार अवार्ड दिया गया है। केपीपी नाम्बियार अवार्ड दिया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग केरला सेक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? तो एस सोमनाथ। कौन सा अवार्ड दिया गया? केपीपी नाम्बियार अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन और टेनिस के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। हु वन द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल इन मेंस सिंगल? मेंस सिंगल में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल किसने जीता? तो द करेक्ट आंसर इज सुमित नागपाल। He is Sumit Nagpal. So remember the name, Chennai Open ATP Challenger title in men's single. Who won this award? Sumit Nagpal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, at the 2024 Anthem Awards, in which category did Because She Can win the gold award? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिकॉज शी कैन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट मूवमेंट है जो कि लीड किया जाता है दिव्या जैन के द्वारा और इन्होंने गोल्ड जीता है कम्युनिटी आउटरीच कैटेगरी में और इसी के साथ साथ इन्होंने सिल्वर भी जीता है। इसी 2024 एंथम अवार्ड्स में इन्होंने सिल्वर भी जीता है इन कम्युनिटी इवेंट कैटेगरी में। तो 2 अवार्ड्स जीते हैं इन्होंने, एक कम्युनिटी इवेंट कैटेगरी में सिल्वर जीता है और कम्युनिटी आउटरीच कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। कौन से अवार्ड्स में? 2024 एंथम अवार्ड्स में। और बता दूं एक बार फिर से, बिकॉज शी कैन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मूवमेंट है जो कि लीड किया जाता है दिव्या जैन के द्वारा और इस मूवमेंट का जो एम है टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन एंड स्किलिंग इनिशिएटिव्स। तो काफ़ी चर्चित में है और इनका जो मूवमेंट पॉडकास्ट था जो कि होस्ट किया गया था दिव्या, नेहा जोशी या स्तुति गुप्ता जी के द्वारा,
वो 2000 एंट्रीज में उनका नाम आया था अक्रॉस 44 कंट्रीज। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये नॉन प्रॉफिट मूवमेंट है और काफ़ी नाम है इनका। तो आपको खाली क्या याद रखना है, 2024 एंथम अवार्ड्स में बिकॉज शी कैन को गोल्ड अवार्ड मिला कौन सी कैटेगरी में, कम्युनिटी आउटरीच कैटेगरी में, और सिल्वर मिला कम्युनिटी इवेंट कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इंटरनेशनल डार्विन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल डार्विन डे। और हम सबको पता है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, What was the theme of 7th IOC इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों फरवरी 9-10 को इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी और वो हुई थी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा वो रहा टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो ये जो इवेंट रहा ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडियन फाउंडेशन, एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड पर्थ यूएस एशिया सेंटर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। खाली आपको क्या याद रखना है कि ये 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, 9-10 फरवरी को हुई थी। और इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा वो रहा टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट जिरकॉन मिसाइल? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं दो पॉइंटर्स अभी आपको बता देता हूँ। जिरकॉन मिसाइल अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन में काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है। तो ये वहाँ पर यूज़ की गई थी और ये जो मिसाइल है ये लॉन्च की गई थी बाय रशिया। तो ये रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। और इसमें पॉइंटर्स के तहत ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मिसाइल की जो फ्लाइंग स्पीड कैपेबिलिटी है वो कितनी है? तो वो है मैक 9। और इसकी जो रेंज है वो है 1000 किलोमीटर, वो है 1000 किलोमीटर। सेकेंड, इट इज़ अ वन स्टेज मिसाइल और टू स्टेज मिसाइल? तो इट इज़ अ टू स्टेज मिसाइल, दो स्टेज की मिसाइल है। और जो पहली स्टेज है उसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, सॉलिड फ्यूल पहली स्टेज में यूज़ किया जाता है। और स्क्रैमजेट मोटर जो है वो सेकेंड स्टेज में यूज़ की जाती है, स्क्रैमजेट मोटर। तो इतना से जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी हैं और ये यूपीएससी लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसकी स्पीड कैपेबिलिटी कितनी है, रेंज क्या है, कितनी स्टेज की मिसाइल है, टू स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एंड स्क्रैमजेट मोटर इन द सेकंड स्टेज ये यूज़ करता है। और इसके साथ साथ इसका जो नाम है, इसका नाम जो है 3M22 जिरकॉन भी बोलते हैं या SSN-33 SSN-33। तो ये इसके नाम भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह थरली पढ़ लेना, गूगल में और सर्च करना है तो और कर लेना है, नहीं तो ये काफ़ी है, काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द वीमर ट्रायंगल? वीमर ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट करती है, हिस्सा लेती है? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, ये तीन ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जो वीमर ट्रायंगल का पार्ट है। और ये 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ वीमर टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन दी थ्री कंट्रीज ऑन क्रॉस बॉर्डर एंड यूरोपियन इश्यूज। जितने भी यूरोपियन इश्यूज होंगी या क्रॉस बॉर्डर कोई भी मसला होगा, इन चक्रों को, उस चीज़ों को कॉपरेट करने के लिए ये तीन कंट्रीज ने वीमर ट्रायंगल क्रिएट किया था। ये वीमर ट्रायंगल तब एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है और यूरोप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टू ओवरकम फेयर ओवर रशिया एंड ट्रम्प, ये वीमर ट्रायंगल फिर से एक बार न्यूज़ में है और काफ़ी चर्चित में है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द वीमर ट्रायंगल? फ्रांस,
Germany and Poland. France, Germany and Poland. Question number 272. Which forest in Odisha has been designated as the fourth biodiversity heritage site? तो दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें बताना है कि उड़ीसा में कौन सा फॉरेस्ट है जिसको डेजिग्नेशन दी गई है फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की. तो द राइट आंसर इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट. तो आप बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो गुप्तेश्वर शिव टेम्पल के पास में है विद इन दी धोंधरा कनॉल रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ दी जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन इन ओडिशा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. और इसको अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट्स फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो नाम मत भूलना, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट. इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 273. तो नीति आयोग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग ग्रो इनिशिएटिव. तो दोस्तों रिसेंटली नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसको स्पेशली लॉन्च किया गया है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री. जितने भी इंडिया के वेस्टलैंड है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री. और इसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजीज का यूज होगा टू आइडेंटिफाई सूटेबल एरियाज. तो भूलना मत, नीति आयोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा इनिशिएटिव ग्रो लॉन्च किया है? ग्रो इनिशिएटिव. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्टलैंड्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री. थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 274. वाह भाई, ये तो मजेदार होने वाला है. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड. दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च होने जा रही है? तो भैया ये हम सबको पता है कि ये दुबई दुबई की जगह कहीं और सेट होने नहीं वाली. दुबई इन मामलों में काफ़ी स्ट्रांग है और रिसेंटली उन्होंने बताया कि ये जो सर्विसेज हैं ये 2026 में लॉन्च कर दी जाएंगी. जो एयर टैक्सीज होंगी वो इलेक्ट्रिक पावर्ड होंगी और उनकी जो रेंज होगी वो 161 किलोमीटर होगी और जो टॉप स्पीड होगी वो होगी 321 किलोमीटर पर ऑवर की. और अगर आप सबको मौका मिले तो ज़रूर दुबई विज़िट करना और वहाँ पर इस एयर टैक्सी के भी मज़े लेना. तो बहुत मज़ेदार चीज़ है. हम लोगों को ये जो फैसिलिटी है, हम लोग जब श्री वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग हेलीपैड के थ्रू ये फैसिलिटीज़ का यूज़ लेते हैं जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सांची जत तक पहुँच जाते हैं. तो अब ये जो टैक्सी सर्विस है, एयर टैक्सी सर्विस है, ये लॉन्च होने जा रही है दुबई में और ये होगी 2026 से स्टार्ट. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड. तो आंसर इज दुबई. क्वेश्चन नंबर 275. तो दोस्तों ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं एल नीनो, ला नीनो, जुड या मॉनसून. तो आपने इनके इन टर्म्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, एल नीनो, ला नीनो एंड मॉनसून. इसके बारे में नहीं सुना होगा जुड. तो मेरा ये मानना है कि ये इस बार करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा या जनरली ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जुड के बारे में पूछा जाएगा. तो मैं अभी आपको बता देता हूँ है क्या. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द यूनिक वेदर फिनोमिना अफेक्टिंग मंगोलिया रीचिंग अ क्रिटिकल लेवल. तो इस कंडीशन तक पहुंच चुका है कि मंगोलिया के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और उस वेदर फिनोमिना का नाम है जुड. उस वेदर फिनोमिना का नाम है जुड. तो ये होता क्या है? ये एक्सट्रीम विंटर्स रहते, ये एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जुड. तो ये एक्सट्रीम विंटर्स है और काफ़ी यूनिक है मंगोलिया के लिए. और इसको अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है और जो ग्राउंड होते हैं वो इतना फ्रीज कर चुके होते हैं कि वो प्रिवेंट करते हैं एनिमल्स को फ्रॉम रीचिंग पैस्चर. और ओफनली मतलब इसके बाद ड्राई समर्स का मौसम क्रिएट हो जाता है विच अनेबल टू बिल्ड अप फैट रिजर्व्स. और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के दौरान इसकी जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है ये जुट्स की वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है सिंस 2015. 2015 के बाद से ये काफ़ी इसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पे काफ़ी इसका बुरा असर हुआ है. तो भूलना मत कौन सा यूनिक वेदर जो कि इफेक्ट कर रहा है मंगोलिया को. जुड. जुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Question number 276. Nazul land recently seen in the news is associated with which state? तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा है और हम सबको पता है कि काफ़ी वायलेंस इरप्ट हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 8 को, जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की उन्होंने डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट की। और कहाँ पर कंडक्ट की? एट द साइट ऑफ ए मॉस्क एंड मदरसा। और जिसको वो एलिजिडली मतलब जनरली वो नाजुल लैंड ही है। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि नाज़ुल लैंड होता क्या है। एक्चुअली ये जो नाज़ुल लैंड रहती है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑन की जाती है, बट ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं की जाती एज स्टेट प्रॉपर्टी। और जनरली जो स्टेट रहता है वो इस नाज़ुल लैंड को अलॉट कर देता है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को ऑन लीज फॉर अ फिक्स पीरियड। किसी फिक्स पीरियड पे इसको लीज पे दे दिया जाता है। और जनरली वो जो फिक्स पीरियड रहता है वो रहता है 15 ईयर्स से लेके 99 ईयर्स। 15 ईयर्स से लेके 99 ईयर्स। और जब इसका जो लीज टर्म जो होता है वो एक्सपायर होने जा रहा होता है तो उस अथॉरिटी को अप्रोच किया जाता है ताकि वो इस लीज एग्रीमेंट को रीन्यू कर सके। और ये जो रीन्यू करने का प्रोसेस होता है वो रिटर्न एप्लीकेशन दिया जाता है टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद सरकार की मर्जी होती है, उस गवर्नमेंट की मर्जी होती है, या तो उस एप्लीकेशन को रीन्यू किया जाए, उस लीज को रीन्यू किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। और जब कैंसिल कर दी जाती है तो वो अपना नाजुल लैंड वापस ले लेते हैं। और जनरली ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया नाजुल लैंड जो है वो अलॉट किया गया है डिफरेंट आइडेंटिटीज को फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्पसेस। और न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली अभी अथॉरिटी ने एक डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट कर दी एट द साइट ऑफ ए मॉस्क एंड मदरसा। और जनरली वो जो लैंड है उस लैंड का नाम है नाजुल लैंड। तो अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आने के चांसेस है कि नाजुल लैंड होता क्या है और किस स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है। तो भूलना मत, नाजुल लैंड जहाँ पर अभी रिसेंटली वायलेंट एरप्ट हुई उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में 8 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277. Who became the first West Indian to win the ICC Player of the Month award for January 2024? तो दोस्तों वेस्ट इंडियन की बात हुई है यहाँ पर, तो द राइट आंसर इज शामर जोसेफ। तो इन्होंने हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का खिताब जीता है और ये ऐसे पहले वेस्ट इंडियन है जिन्होंने मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। और हम सबको पता है, न्यूज़ में भी रहा है और इनकी काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और काफ़ी इनकी प्रशंसा हुई है। उधर ही वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है एमी हंटर को। ये यंग बैटर है और इन्होंने अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके तहत इनको वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। इम्पॉर्टेंट है, साल का पहला मंथ था और ये लिस्ट बाहर आ चुकी है, तो हम सबको जनवरी मंथ का नाम पता होना चाहिए। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड गिवन टू शामर जोसेफ। ये वेस्ट इंडियन हैं और ये पहले ऐसे वेस्ट इंडियन है जिनको ये मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और दूसरी तरफ वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है एमी हंटर को। एमी हंटर को, ये आयरलैंड से खेलते हैं और इन्होंने काफ़ी कारनामे दिखा रखे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्राइज डिड इंडिया विन फॉर एआई पावर्ड रोड सेफ्टी एफर्ट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी एफर्ट्स के दौरान इंडिया ने इनमें से कौन सा प्राइज जीता हाल ही में। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि अभी रिसेंटली दुबई में हुई उसमें इंडिया ने 9th गोवर टेक अवार्ड जीता है। 9th गोवर टेक अवार्ड जीता है। गवर्नमेंट टेक जीओवी टेक प्राइज इन्होंने रिसेंटली जीता है। तो इसके तहत ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है कि काफ़ी रिमार्केबल एफर्ट्स रह चुके हैं मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये काफ़ी हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि इंडिया ने ये अवार्ड जीता एआई पावर्ड रोड सेफ्टी एफर्ट्स के लिए। जीओवी टेक प्राइज गवर्नमेंट टेक अवार्ड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। क्वेश्चन नंबर 279 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु ऑथर द बुक महास्वाप्निकुडु। महास्वाप्निकुडु
तो दोस्तों पहले तो महास्वाप्निकुडु का मतलब जान लो। इसका मतलब है अ ग्रेट विजनरी, अ ग्रेट विजनरी। और दूसरा कि ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये बुक जो है वो हाइलाइट करती है चंद्रबाबू नायडू के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। और 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना कि ये बुक के ऑथर कौन है? बुक के ऑथर है पी. विक्रम। बुक के ऑथर है पी. विक्रम। ये जर्नलिस्ट है और इन्होंने ये किताब लिखी है महास्वाप्निकुडु। और बुक को लॉन्च किया जो अ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू जी ने। और जो बुक को रिलीज़ किया वो किया एनआरआई कोदरू वेंकट जी के द्वारा, एनआरआई कोदरू वेंकट जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको खाली क्या याद रखना है, महास्वाप्निकुडु का मतलब क्या है? अ ग्रेट विज़नरी। और दूसरा, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? उस बुक के ऑथर का नाम है पी. विक्रम, पी. विक्रम। क्वेश्चन नंबर 280, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 72nd प्रेसिडेंट ऑफ द ICAI? तो द राइट नेम इज रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल। जो सीए बैकग्राउंड से हैं उनको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 281, व्हाट हैज़ द असम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट? असम गवर्नमेंट ने इनमें से किसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है? तो द करेक्ट आंसर इज काजी नेमू। काजी नेमू, सिट्रस लेमन। काजी नेमू, सिट्रस लेमन।